स्टूडेंट्स, हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हुए अभी तक तो हम एम्प्लॉयबिलिटी में जो कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं उसके आगे के कोर्स को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आज की स्लाइड में। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे वो सारे बेसिक प्रोविजंस को पढ़ेंगे जो एक्यूपेशनल सेफ्टी को लेकर सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। आज के लेक्चर में हम किस हिस्से को कवर करने जा रहे हैं उसको यहाँ पे देख लेते हैं। हमने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया और अब हम बेसिक प्रोविजंस को आगे पढ़ेंगे। फिर इसके आगे के जो भी चैप्टर्स हैं वो हम आगे वाले तो अगर हम बात करें बेसिक प्रोविजंस की, तो एक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी पर जो सरकार ने अलग अलग टाइम पे जो प्रोविजंस या जो प्रावधान तय किए हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट 1948 में बनाया गया था, जब हमारी संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी। तो यहाँ पर भारत के अंदर होने वाले सभी औद्योगिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों में जो काम करने वाले लोग हैं उनके हितों की रक्षा के लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए। उन प्रोविजंस को फैक्ट्री एक्ट 1948 में संग्रहित किया गया। उस एक्ट में आगे आने वाले समय में जब ज़रूरतें पड़ी तो ज़रूरतों के हिसाब से कभी कभी कुछ सुधार किए गए। तो पहला अमेंडमेंट 1954 में हुआ, फिर 1970 में, 1976 में, 1987 में, इस तरीके से आगे उसमें अमेंडमेंट भी किए गए। लेकिन जो सबसे मेजर और सबसे ज़्यादा एक्ट हैं, सबसे ज़्यादा नियम हैं, वो इसी 1948 के फैक्ट्री एक्ट में ही कवर होते हैं, जो इस बात को तय करते हैं कि एक अच्छे माहौल में वर्कफोर्स यानी लेबर फोर्स यानी कि कर्मचारी या श्रमिक एक अच्छे माहौल में काम कर सकें, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़े, उनको खुद का स्वयं का अर्थ लाभ उनका बढ़ सके और उनके जीवन स्तर में सुधार आए और उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे। तो उसके बाद में फिर माइंस एक्ट 1952 लाया गया। माइंस एक्ट 1952 में उन लेबर्स के बारे में अलग कुछ नियमों को डिफाइन किया गया, अलग कुछ नियमों को सम्मिलित किया गया जो कि माइंस यानी खदानों के अंदर काम करते थे। फिर डॉक वर्कर्स के लिए एक डॉक वर्कर्स सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट 1986 लाया गया, जो उन लोगों के लिए था जो डॉक पे यानी कि बंदरगाहों पे काम करते थे। तो बंदरगाहों पे अलग परिस्थितियाँ होती हैं, तो उनके लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए और उनको इस एक्ट के अंतर्गत संकलित किया गया। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यानी कि जो निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए श्रमिक हैं उनके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए। उनको बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1996 के अंतर्गत शामिल किया गया। प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 लाया गया, जिसमें उन लेबर्स को शामिल किया गया जो प्लांटेशन में या जो कृषि से संबंधित कार्यों में है। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, जो लेबर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कुछ समयावधि के लिए ही काम करते हैं किसी विशेष क्षेत्र के कार्य में, तो उनके लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबोलिशन एक्ट 1970। इसमें ऐसे लोगों के लिए नियम कानून बनाए गए जो किसी तात्कालिक समय के कार्य के लिए अनुबंध के तौर पर लेबर लाए जाते हैं, उनको अनुबंध के आधार पर काम कराया जाता है। तो उनके हितों की रक्षा के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 लाया गया। उसके बाद में इंटर स्टेट माइग्रेशन वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1979। ये एक्ट उन लेबर या उन श्रमिकों के लिए बनाया गया है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, और उनके हितों की सुरक्षा के लिए एक इंटर स्टेट माइग्रेंट्स वर्कमैन एक्ट बनाया गया, जो कि 1979 में लागू किया गया। वर्किंग जर्नलिस्ट एंड न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज कंडीशन ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1955। ये पत्रकार या फिर मीडिया से जुड़े लोगों के लिए ये एक्ट लाया गया। फिर वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ रेट्स ऑफ वेजेस एक्ट 1958, ये भी आपके मीडिया से जुड़े लोगों के लिए ही था और उनके वेज फिक्सेशन यानी कि उनके पारितोषिक निर्धारण के लिए ये एक्ट बनाया गया था।
मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961 मोटर ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत काम करने वाले लोगों का काम करने की स्थितियाँ अलग रहती हैं, इसलिए उनके लिए एक अलग से एक्ट लाया गया 1961 में। उसको मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961 के नाम से सम्मिलित किया गया। सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1976 सेल्स प्रमोशन के एम्प्लॉयज़ का कार्य क्षेत्र और कार्य की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, छुट्टियों में या फिर उनको ऐसे समय पे काम करना होता है जो बाकी लोगों के लिए वर्किंग आवर नहीं होता है। उनकी सर्विस कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए उनके लिए सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ के लिए कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1976 में लाया गया। फिर बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966 में बीड़ी और सिगरेट कंपनियों के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान लाए गए, वो बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966। उसके बाद में सीनियर वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स एक्ट 1981 फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले मजदूर या फिर सिनेमा हॉल्स के अंदर काम करने वाले मजदूरों के लिए ये एक्ट लाया गया 1981 में। तो इस तरीके से ये 13 एक्ट हैं जो कि अलग अलग समय पर लाए गए केंद्र सरकार के द्वारा और इनको लागू किया गया। इनके आधार पर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जहां जिस इंडस्ट्री के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों में विशेष प्रावधान की या विशेष नियम की जरूरत पड़ती है, इन एक्ट्स के अंतर्गत वो नियम कानून बनाते हैं। और इस तरीके से क्या हुआ कि भारत के अंदर 100 से अधिक ऐसे नियम बन गए जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग इंडस्ट्री के या अलग अलग उद्योगों से जुड़े हुए श्रमिकों के लिए अप्लीकेबल थे या उन पर लागू होते थे। इससे एक बहुत विषम परिस्थिति ये उत्पन्न हो गई कि जब इतने सारे कानून होते हैं तो उनके अंतर्गत किसी के हितों की रक्षा कर पाना, किसी को न्याय दे पाना, इसमें बड़ी मुश्किल आती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक नया एक्ट लाया गया, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2019। इसको कौन लाया था? श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था 23 जुलाई 2019 को। 23 जुलाई 2019 को श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा लोकसभा में कोड पेश किया गया था। इसके बाद इसे 9 अक्टूबर 2019 को श्रम और रोजगार संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया। ये क्यों लाया गया? क्योंकि दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग जो कि 2002 में बना था, उसने मौजूदा स्वास्थ्य और सुरक्षा कानूनों के समेकन और सरलीकरण की सिफारिश की थी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पहले क्या था कि 13 एक्ट्स बन आए। 13 एक्ट्स के अंतर्गत हर राज्य और केंद्र सरकारों ने अलग अलग उद्योगों के लिए अलग अलग समय में कुछ कानून बनाए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सैकड़ों कानून, 100 से अधिक कानून एक समय पे ही एग्जिस्ट कर रहे थे। और दूसरा एक समस्या ये थी कि पहले उद्योग, इतने अधिक किस्म के उद्योग भारत में मौजूद नहीं थे। तो ज़्यादातर जो एक्ट थे वो जो 9 तरह के बड़े उद्योग हैं बस उन्हीं को कवर करते थे। उसके अलावा जो नए प्रकार के उद्योगों का जन्म हो चुका था भारत के अंदर, उनमें से कई सारे उद्योग उन सिफारिशों के अंतर्गत नहीं आते थे, या और बहुत सारी समस्याएं आती थी कि वो जो नियम कारखानों पे लागू होते थे वो आज की डेट में जो सर्विस यानी सेवा क्षेत्र के उद्योग हैं उन पे लागू करने में कठिनाई आती थी। इसकी वजह से क्या हुआ, इन सबको ध्यान में रखते हुए जो दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग था उसने एक सिफारिश की कि ये मौजूदा सारे कानूनों को सम्मिलित करके उनसे सारे रिकमेंडेशंस को इकट्ठा करके एक नया कोड तैयार किया जाए, और वही था द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2019। तो इसके अंतर्गत किन प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया था? इसके अंतर्गत उन प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया था जिसमें से 10 या 10 से अधिक लोग कार्य करते हैं, यानी 10 या 10 से अधिक लोग कार्य करने वाले सारे संस्थानों को, सारे प्रतिष्ठानों को इस कोड के अंतर्गत ला दिया गया है। फिर इसकी एक और विशेष बात यह है कि संहिता के मामलों की सुनवाई के लिए नागरिक अदालतों को अधिकार नहीं दिया गया है। इसके लिए सीधे उच्च न्यायालय में रिट दायर करना होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि कई बार नागरिक अदालतों से आने वाले निर्णय में विवाद उत्पन्न होते हैं और वो उसके बदले में दोबारा
से उसको उसके अगेंस्ट कोई केस फाइल करता है या उसके अगेंस्ट कोई मुकदमा करता है, जिसकी वजह से ये मुकदमेबाजी का समय काफ़ी लंबा हो जाता है और सही निर्णय आने में दिक्कत होती है। इसलिए इसमें नागरिक अदालतों को इस बात से बाहर कर दिया गया कि वो इस कोड के या इस एक्ट के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई करेंगे, बल्कि इनकी सुनवाई सीधे उच्च न्यायालय में होती है, ताकि जो भी फैसला सुरक्षित किया जाए वो उस पर ज़्यादा चैलेंज होने के या उस पर उसके खिलाफ जाने के ज़्यादा रास्ते ना बचें। अब इस एक्ट के जो मेन प्रावधान है, जो मुख्य प्रावधान है, वो क्या क्या है? पहले जो प्रावधान है वो इसके प्राधिकरण या इसके जो अथॉरिटीज़ हैं उनके गठन को लेके कुछ प्रावधान दिए गए हैं। जैसे कि प्रासंगिक प्राधिकरण का गठन करना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? रजिस्टरिंग अथॉरिटी आएगी। रजिस्टरिंग अथॉरिटी यानी कि पंजीयन प्राधिकारी, वो अथॉरिटी रहेगी जो कि ऐसे सभी संस्थानों का पंजीकरण करेगी जिनमें 10 या 10 से अधिक लोग एक साथ काम करते हैं। फिर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर या निरीक्षक कम सुविधा कर्मी की भी इसमें डेफिनीशन या इसमें प्रोविज़न किया, प्रावधान किया गया। ये ऐसे कर्मचारी होंगे जो ऐसे संस्थानों का कभी भी निरीक्षण कर सकेंगे कि उनमें इस एक्ट के अंतर्गत आने वाले प्रावधानों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके अलावा किसी भी दुर्घटना या किसी भी मिस हैपनिंग की स्थिति में ये इंस्पेक्टर उन संस्थानों का निरीक्षण करेंगे और वहाँ से उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। फैसिलिटेटर के रूप में क्या करेंगे? फैसिलिटेटर के रूप में ये लोगों को, जो वहाँ पे काम करने वाले मजदूर हैं या श्रमिक हैं, अगर उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसकी शिकायत इनके पास की जा सकेगी और ये उनको किस प्रकार से सहायता प्रदान करनी है उसकी सुविधा प्रदान कर सकेंगे। यदि नियोक्ता को कोई असुविधा हो रही है किसी चीज़ को समझने में या लागू करने में, तो वो इनसे इस बात की सुविधा या परामर्श ले सकते हैं। उसके अलावा जो और कमेटीज़ बनाने की बात हुई, उसमें एक गवर्नमेंट सेफ्टी कमेटी बनाने की बात हुई। तो जो सेफ्टी कमेटी होती है, सेफ्टी कमेटी की स्थापना का प्रावधान किया गया। सेफ्टी कमेटी में क्या क्या रहेगा? सेफ्टी कमेटी में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा, नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा, और विशेष अगर स्थिति बनती है या विशेष ज़रूरत पड़ती है तो सरकार अपनी तरफ से भी प्रतिनिधि उसमें शामिल कर सकती है। उसके अलावा क्या होगा? उसके अलावा स्टेट एंड सेंट्रल एडवाइजरी बॉडीज़ यानी कि राज्य और केंद्रीय सलाहकार निकाय स्थापित किए जाएंगे, जिनकी स्थापना राज्य और केंद्र सरकारें अपने अपने स्तर पे करेंगी। वो इनका उद्देश्य क्या होगा? इन बॉडीज़ का उद्देश्य होता है सरकार को विभिन्न उद्योगों के लिए विभिन्न मानकों की सिफारिश करना, कि अलग अलग उद्योगों का निरीक्षण करते हुए अगर उनमें कोई नए मानक स्थापित करने हैं तो उन मानकों की सिफारिश करना, जिससे कि वर्कर की हेल्थ, सेफ्टी और वर्किंग कंडीशन को बेहतर किया जा सके, में सुधार किया जा सके। इस तरह की जो रिकमेंडेशंस होंगी, ये काम करना इन एडवाइजरी बॉडीज़ का काम होगा। फिर आगे इस रिकमेंडेशन के हिसाब से और क्या क्या प्रोविजंस को रखा गया है, उन प्रोविजंस को भी हम समझ लेते हैं। तो पहले कुछ हिस्से में ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर्स यानी नियोक्ताओं के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा? कार्यक्षेत्र को बहुत सुरक्षित होना चाहिए, किसी प्रकार के जोखिम या खतरों से बचाव के लिए सारे उपाय होने चाहिए। कर्मचारियों को कम से कम वार्षिक एक बार स्वास्थ्य निरीक्षण करवाया जाना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी सभी सावधानियों का प्रबंध होना चाहिए और इसकी सूचना जो हमारा संस्थान है उसमें जगह जगह पर प्रकाशित होनी चाहिए। किसी दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में नियोक्ता को इसकी सूचना सक्षम अधिकारी को तुरंत देनी अनिवार्य है। उसके अलावा इसमें कुछ एम्प्लॉयज़ यानी कर्मचारियों की भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ का उल्लेख किया गया है, अधिकार और कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। उनके अंतर्गत क्या है कि उसके अंतर्गत मुख्य बिंदु क्या है कि सभी को अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। संगठन द्वारा निर्धारित सभी सुरक्षा नियमों और सुझावों और मानकों का जितने भी कर्मचारी हैं उनको पालन करना होगा। यदि किसी प्रकार की असुरक्षित कार्य स्थिति का अनुमान लगता है या होता है तो
उसके संबंध में उनको तुरंत नियोक्ता को सूचित करना चाहिए। कर्मचारियों को यह भी अधिकार है कि संगठन के कार्यस्थल की स्थिति, कार्यप्रणाली की स्थिति और सुरक्षा उपायों की स्थिति की पूरी जानकारी वो जब चाहें अपने नियोक्ता से प्राप्त कर सकते हैं। ये उनको अधिकार दिया गया है। उसके अलावा इसके अंतर्गत क्या चीज़ों को सम्मिलित किया गया? वर्किंग आवर्स को सम्मिलित किया गया, काम करने के घंटों को सम्मिलित किया गया। पहले के प्रोविजंस या पहले के जो एक्ट्स थे उनमें से ज़्यादातर उद्योगों में 8 घंटे का वर्किंग आवर है वो निर्धारित था, लेकिन इस नए एक्ट के अंतर्गत, इस नए कोड के अंतर्गत राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को एक छोटी छूट दी गई है कि वो विभिन्न उद्योगों के नेचर यानी विभिन्न उद्योगों के स्वभाव का वो एक तरीके से पहले अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद कार्य का घंटा तय करेंगे। जैसे कि कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पर ज़्यादा रिस्क या ज़्यादा मेहनत का काम होता है, तो उसके घंटों को चाहे तो 8 घंटे से कम भी कर सकते हैं और फिर भी उसको एक दिन का काम काउंट किया जाएगा। कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिनमें काम थोड़ा आराम का होता है, थोड़ा आसानी से हो सकता है, तो उसमें वो चाहे तो कार्य के घंटों को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, जो 8 घंटे की सीमा से कुछ समय उसमें ज़्यादा भी रखा जा सकता है। लेकिन जो अभी तक है, अधिकतम जो उद्योग हैं उनकी वर्किंग आवर्स 8 घंटे और साप्ताहिक 6 दिन का ही रखा गया है। अभी उसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं है। कुछ थोड़े से उद्योगों में ये छूट दी गई, जैसे आईटी इंडस्ट्री के कार्य के घंटे का निर्धारण वहाँ के नॉर्मल आईटी इंडस्ट्री के कार्य के घंटों का निर्धारण नॉर्मल से थोड़ा सा अलग होता है। वो आपका साप्ताहिक 40 घंटे का या फिर जो इंडस्ट्री के तय मानक है उसके हिसाब से हो सकता है। वर्किंग आवर्स के में एक चीज़ और भी प्रावधान में आती है, वो ये आती है कि अगर कोई व्यक्ति जो निर्धारित उनके काम के घंटे हैं उस उद्योग के लिए, उससे अधिक समय किसी व्यक्ति से या किसी कर्मचारी से काम करवाया जाता है, तो उस कर्मचारी को जितने भी अधिक घंटे या एक्स्ट्रा ओवर टाइम के घंटे में काम करवाया गया है उसमें उसके लिए उनको जो सामान्य डेली या सामान्य दैनिक भुगतान है उससे डबल के रेट पर या उससे डबल की दर पर, उससे दोगुनी की दर पर उनको भुगतान करना होगा। उसके अलावा यदि महिला कर्मचारी के केस में यदि सुबह 6 बजे से पहले या शाम को 7 बजे के बाद उन महिला कर्मचारियों से काम कराना आवश्यक है उस औद्योगिक इकाई को, तो उसके लिए उनको उस संबंधित कर्मचारी से एक इजाज़त लेनी होगी, साथ ही साथ सरकार से भी इस चीज़ की इजाज़त लेनी होगी और उसके बाद में वो काम करवा सकते हैं। जबकि इसके पहले के जितने प्रोविजंस थे उनके हिसाब से पूरी तरह से बाधित था कि सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद किसी भी महिला एम्प्लॉय से काम कराया जाना। लेकिन अब नए प्रोविजंस में इजाज़त लेने के बाद में सरकार से और उस कर्मचारी से इजाज़त लेने के बाद में ये काम करवाया जा सकता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आईटी इंडस्ट्री है। आईटी इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो काम हो रहा है वो फॉरेन क्लाइंट्स के लिए हो रहा है। उनके यहाँ का दिन का समय अलग होता है, हमारे यहाँ का दिन का समय अलग होता है। ऐसी स्थितियों में कॉल सेंटर या फिर जो इस तरीके के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो कि फॉरेन क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, तो उस स्थिति में पहले वाले नियमों से ये बड़ी दिक्कत आती थी कि शाम को 7 बजे के बाद महिला एम्प्लॉयज़ से काम कराया जाना पूरी तरह से बाधित रहता था। या फिर किसी इंडस्ट्री में जहाँ पर शिफ्ट वाइज काम होता है वहाँ पर ये बाधा उत्पन्न होती थी। तो उसका निराकरण इस नए एक्ट में हो जाता है कि अब अनुमति लेके उनसे काम करवाया जा सकता है। अनुमति लेके उनकी सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करके उनसे काम करवाया जा सकता है। यदि किसी कॉल सेंटर में किसी महिला कर्मचारी से रात तक काम कराया जाता है तो उनको उनके संबंधित आवास तक रात में छोड़ने की जिम्मेदारी ये नियोक्ता की ही होगी। उसके लिए उन्हें अपने वाहन का अरेंजमेंट करना ये भी नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी और उसको सुरक्षित पहुंचाना भी नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी। उसके अलावा इसके अंदर जो और प्रोविजंस हैं वो लीव यानी छुट्टियों को लेकर हैं। तो छुट्टियों को लेकर क्या है कि कोई भी कर्मचारी से हफ्ते में अधिकतम 6 दिन काम कराया जा सकता है। हफ्ते में अधिकतम 6 दिन काम कराया जा सकता है, यानी कि कम से कम हफ्ते में एक
एक दिन की छुट्टी उनको अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए। ये नियम जो है परिवहन कर्मचारियों के लिए थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनके वर्किंग नेचर अलग होता है। मान लीजिए कोई ट्रक लेके जा रहा है, तो वो ट्रक 8 दिन में लेके जाता है और आता है, तो उस बीच में वो हफ्ता निकल जाता है, तो बीच की एक छुट्टी वहाँ पे नहीं ले सकता है। इसलिए उनके लिए प्रावधानों को थोड़ा अलग तरीके से रखा गया है। उसके अलावा प्रत्येक 20 दिन पे प्रत्येक 20 दिन पे एक दिन का भुगतान सहित छुट्टी वार्षिक रूप से कोई भी कर्मचारी ले सकता है। और इसको यहाँ पर ये कैसे मोटर परिवहन के कर्मचारियों के लिए कैसे अलग होगा? मोटर परिवहन के कर्मचारियों के लिए ऐसे अलग होगा कि प्रत्येक 10 दिन में एक दिन का अवकाश वो भुगतान सहित वेतन सहित अवकाश ले सकते हैं। सेल्स और प्रमोशन के कर्मचारियों के लिए भी यहाँ पे एक उसमें एडिशनल प्रावधान है। वो ये है कि सेल्स और प्रमोशन के कर्मचारी प्रत्येक 18 दिन में एक दिन के हिसाब से अपना मेडिकल लीव भी ले सकते हैं, जिसके लिए उनको कम से कम आधा भुगतान मिलेगा। उसके लिए पूरा भुगतान उस पूरे भुगतान के लिए 20 दिन में जो एक दिन की छुट्टी है वो तो उनकी रहेगी। उसके अलावा 18 दिन में एक दिन के हिसाब से वो मेडिकल लीव भी ले सकते हैं, जिसके लिए वो आधा भुगतान उनको प्राप्त होगा। वर्किंग कंडीशन और वेलफेयर फैसिलिटीज़ पे आ जाते हैं। तो वर्किंग कंडीशंस के लिए जो भी तय मानक हैं कि जो कंफर्टेबल प्लेस होना चाहिए, सही वेंटिलेशन होना चाहिए, एयरी वेंटिलेशन होना चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन रखना है, वहाँ का ह्यूमिडिटी मेंटेन रखनी है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था करके देनी है, सैनिटेशन और क्लीनिनेस की व्यवस्था करके देनी है, क्लीन टॉयलेट्स होने चाहिए, और यदि महिलाएं कर्मचारियों की संख्या अधिक है तो वहाँ पे क्रेच आदि की सुविधा होनी चाहिए। तो ये सारे जो भी तय मानक हैं उन तय मानकों को पूरा करना है। वो सब इस कोड के अंतर्गत वो सारी चीज़ें भी हैं। अब इनका कोई यदि वायोलेशन करता है तो उसको किस प्रकार का अपराध माना जाएगा, उसके लिए क्या पेनल्टीज हैं। तो यदि हम इसकी बात करें तो कर्मचारी तो कोई भी नियोक्ता यदि इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर 1 लाख जुर्माना या फिर 3 महीने की कैद का दंड लगाया जा सकता है। यदि किसी नियम के वायलेशन के अगेंस्ट या किसी नियम के न मानने के कारण किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता पर 2 साल की कैद और 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जिन उल्लंघनों के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का अभी तक मानक तय नहीं है जुर्माने का, वहाँ पर उन पर 3 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उसके अलावा निरीक्षक यानी कि कोई इंस्पेक्टर यदि जा रहा है, उसके काम को कोई बाधित करता है तो उस पर 3 महीने की कैद या फिर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। और यदि इस एक्ट के अंतर्गत आने वाले किसी नियम का उल्लंघन कोई कर्मचारी करता है, यानी कि कर्मचारी अपने नियोक्ता द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं करता है या इस एक्ट के अंतर्गत आने वाले नियमों का पालन नहीं करता है, तो कर्मचारियों पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है, जो कि अधिकतम सीमा जिसकी 10,000 रुपये है। तो ये इसके बेसिक प्रोविजंस हैं। तो हमें इन प्रोविजंस को ही याद रखने की ज़रूरत है, जो कि हमारे नए एक्ट में है जो 2019 में आया था। पुराने एक्ट्स को उनके नाम से याद रखना है, उनका नाम और उनकी टाइमलाइन, यानी कि उनकी सारी हमें कब उनको लागू किया गया था, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। बाकी एक्ट्स के मैं यहाँ पे नाम दिखा रहा हूँ, इन सबको आपको लिख लेना है कि इस एक्ट का क्या नाम है और कब इनको लागू किया गया है। नाम और कब लागू किया गया है ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने इसके प्रोविजंस के बारे में भी जान लिया। ये प्रोविजंस में मुख्य प्रावधान किन चीज़ों को कवर करते हैं। मुख्य प्रावधान इसके नियोक्ताओं के क्या कर्तव्य हैं, कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, काम करने के घंटे और छुट्टियों के
बारे में, काम करने की स्थिति और कल्याण सुविधाओं के बारे में, ऑफेंसेज यानी अपराध और दंड के बारे में। तो ये सारे प्रोविजंस इन सारी चीज़ों को कवर करते हैं। अब जो मुख्य बिंदु हैं जो याद रखने के लिए, वो मैं इस एक आखिरी स्लाइड में लिख दे रहा हूँ, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे मैं नोट्स में भी आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन यदि आप नोट्स अब यदि कोई बाहर का व्यक्ति देख रहा है जो जिसको मेरे से नोट्स प्राप्त नहीं होंगे, वो इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं कि नियोक्ता द्वारा सुरक्षित एवं स्वच्छ कार्यस्थल उपलब्ध कराना इस प्रावधान का मुख्य काम है। फिर कर्मचारियों को कम से कम एक वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए। संगठन के सभी कर्मचारियों को निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है एवं किसी असुरक्षित स्थिति की सूचना नियोक्ता को देना चाहिए। केंद्र व राज्य सरकारें विभिन्न उद्योगों के लिए काम के घंटों का निर्धारण करेंगी। अधिकांश स्थानों के लिए अवधि 8 घंटे प्रतिदिन अथवा 48 घंटे प्रति सप्ताह की है। प्रत्येक कर्मचारियों को महिला कर्मचारियों को सुबह 6 बजे से पहले एवं 7 बजे शाम के बाद कार्य करने के लिए नियोक्ता को कर्मचारी और सरकार दोनों से अनुमति लेनी होगी। किसी कर्मचारी से सप्ताह में अधिकतम 6 दिन कार्य कराया जा सकता है। ओवर टाइम के घंटों के लिए सामान्य से दोगुना भुगतान करना होगा। कर्मचारियों को वार्षिक प्रत्येक 20 में से 1 दिन के हिसाब से भुगतान सहित अवकाश का, परिवहन के अपवाद में कर्मचारियों को 10 में से 1 दिन के भुगतान सहित अवकाश का, सेल्स और प्रमोशन के कर्मचारियों को इसके अतिरिक्त प्रत्येक 18 में से 1 दिन का स्वास्थ्य लाभ अवकाश आधे दैनिक भुगतान पर प्राप्त हो सकेगा। कार्यस्थल के सभी जरूरी मानक जो सुविधाएं एवं वायु संचार, तापमान, नमी, साफ पीने का पानी, स्वच्छता एवं पर्याप्त शौचालयों की सुविधा के लिए तय हैं, उन्हें नियोक्ता द्वारा पूरा करना होगा। निरीक्षक के कार्य को बाधित करने पर प्रबंधक पर 3 माह की कैद या फिर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। उल्लंघन के कारण यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो नियोक्ता पर 2 साल की कैद अथवा 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कर्मचारी यदि निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस तरह से ये मुख्य बिंदु हैं जो याद रखने की ज़रूरत है। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हों